नमस्कार दोस्तों, प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस एपिसोड में हम बीते दिनों के उन महत्वपूर्ण स्थलों को लेते हैं जो किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी हुई थी। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं एपिसोड की और देखते हैं हमारी पहली न्यूज़ को, पहले इस प्लेस को जिसका नाम है नीदरलैंड। तो सबसे पहले तो यही समझेंगे कि चर्चा में क्यों था। तो भारत के रक्षा मंत्री ने नीदरलैंड के विदेश मंत्री से मुलाकात की, जिसमें कि दोनों देशों के बीच मजबूत और निरंतर बढ़ती रक्षा साझेदारी की पुष्टि की गई और इस लिहाज से ये जगह जो है नीदरलैंड जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम इसकी लोकेशन को देख लेंगे, इसकी स्थिति को देख लेंगे मैप में कि इसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले तो हम वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ये रहा आपका नीदरलैंड इस एरिया में। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। अब हम नीदरलैंड पे फोकस करेंगे। तो इस स्थान की बात कर लेते हैं तो उत्तर पश्चिमी यूरोप में है। आप देख सकते हैं कि ये आपका उत्तर पश्चिमी यूरोप वाला एरिया है। अब इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है एम्स्टर्डम। तो ये रहा आपका नीदरलैंड और यहाँ पर है आपका एम्स्टर्डम, ये इसकी राजधानी है और साथ ही साथ सबसे बड़ा शहर भी है। सरकार की स्वरूप की बात कर ले तो यहाँ पर एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र देखने को मिलता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी सीमाओं की बात कर लेते हैं नीदरलैंड की। तो आप देखेंगे ये रहा आपका नीदरलैंड। तो इसकी सीमा जो है वो पूर्व में जर्मनी से लगती है। तो ये रहा आपका जर्मनी, ये पूर्व में लगता है और इसके साथ बेल्जियम दक्षिण में। तो दक्षिण में जब आप देखेंगे तो ये रहा आपका दक्षिण में बेल्जियम लगता है। उत्तरी सागर उत्तर और पश्चिम में तो ये रहा आपका नॉर्थ सी। तो ये जो है वो आपका उत्तर और पश्चिम में नॉर्थ सी से जुड़ा है। अब इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं नीदरलैंड का मीनिंग क्या होता है। तो नीदरलैंड का अर्थ होता है निचली भूमि या निचले देश और इसका लगभग 26% भूभाग जो है वो समुद्र तल से नीचे स्थित है और यही कारण है कि इसे नीदरलैंड कहा जाता है, यानी निचली भूमि कहा जाता है। अब आपको बता दें कि 1588 के बाद डच स्वर्ण युग वैश्विक स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा दिलाने वाला काल रहा था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी और डच वेस्ट इंडिया कंपनी ने वैश्विक व्यापार विस्तार में काफी अच्छी भूमिका निभाई थी, प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसी के साथ यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु के कारण ये जो नीदरलैंड है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य निर्यातक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे ये पूछता है, कभी एग्जाम में आता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य निर्यातक देश कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए इसका जवाब कि इसका जवाब है नीदरलैंड। नीदरलैंड विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य निर्यातक है। तो अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली प्लेस को जिसका नाम है कंबोडिया। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि कंबोडिया चर्चा में क्यों है, चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो कंबोडिया का ये कहना है कि थाईलैंड के साथ सीमा पर हुई झड़पों के कारण 5 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं और इस कारण से ये चर्चा में बना हुआ है। तो अब हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड मैप पे इसकी लोकेशन। तो वर्ल्ड मैप में ये मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया का भाग है। अब यहाँ पर आप जब देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो ये रहा आपका कंबोडिया और आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है कंबोडिया का, ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। अब इसकी राजधानी और सबसे बड़े शहर की बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपका कंबोडिया, ये ऑरेंज कलर में, और इसका सबसे बड़ा शहर और राजधानी है नोम पेन। याद रखिएगा कि इसकी सबसे बड़ी राजधानी और सबसे बड़ा शहर नोम पेन है। सरकार की बात कर लेते तो यहाँ पर वंशानुगत तानाशाही के तहत एकात्मक संसदीय संवैधानिक निर्वाचित राजशाही है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सीमाएं, तो सीमाओं की बात कर लेते हैं। तो उत्तर पश्चिम में थाईलैंड लगता है। अब ये रहा कंबोडिया और ये रहा थाईलैंड। तो थाईलैंड जो है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। लाओस उत्तर में है, ये रहा आपका लाओस, ये उत्तर में लगा हुआ है और पूर्व में वियतनाम लगा हुआ है। तो वियतनाम जब आप देखेंगे तो ये रहा पूर्व में आपका वियतनाम और इसी के साथ थाईलैंड की खाड़ी के साथ समुद्र तट यानी दक्षिण पश्चिम में। तो ये जो दक्षिण पश्चिम वाला एरिया है ये आपका थाईलैंड की खाड़ी के साथ समुद्र तट से स्थित है। तो ये तो हमने जाना मैप में इसकी लोकेशन के बारे में। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि ये जो हम मैप में बताते रहते हैं आप जरूर से एटलस साथ में लेकर देखिए और जैसे जैसे हम सारी लोकेशन को बताते हैं तो आप एटलस में, अपने एटलस में देखते रहिए ताकि आपका रिवाइज भी होता सके और आप और अच्छे से इसे समझ सके। अब इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। तो कंबोडिया के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 1,81,035 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कि मुख्य रूप से निम्न भूमि के मैदान आते हैं, मेकांग नदी आती है और टोनले सैप झील इसमें शामिल है और यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और आपको बता दें कि खेमर साम्राज्य ने हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रसार किया और अंगकोर वाट जैसे भव्य धार्मिक स्मारकों का भी निर्माण किया। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके दौरान जापानी अधिग्रहण के बाद 1953 में कंबोडिया ने
फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो आपको पता होना चाहिए कि कंबोडिया ने फ्रांस से स्वतंत्रता कब प्राप्त की? तो आपका उत्तर है 1953 में इसने कंबोडिया ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की। इसी के साथ कृषि यहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। साथ ही वस्त्र, परिधान, निर्माण, पर्यटन और विदेशी निवेश के क्षेत्रों में भी काफी तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। तो अब इतना समझने के बाद, कंबोडिया के बारे में समझने के बाद, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली लोकेशन के बारे में, जिसका नाम है गोलान हाइट्स। अब सबसे पहले तो यही कि हम जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो इजरायली छापों और अपहरणों से सीरिया के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में भय बढ़ा है और इस लिहाज से गोलान हाइट्स के बारे में समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो अब सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो इसकी स्थिति की बात करें तो सीरियाई क्षेत्र जिस पर इजराइल का कब्जा है, ये रहा आपका गोलन हाइट्स और ये रहा सीरियाई। तो अब इस स्थान की बात कर ले तो ये दक्षिण पश्चिम सीरिया में बेसाल्टिक पठार पर स्थित है। साथ ही साथ सीमाएं भी याद रखिएगा। तो सीमाएं, ये रहा आपका गोलन हाइट्स और ये जो आपके यारमोक नदी, दक्षिण में यारमोक नदी से निकलती है, आप इसे मैप में देखिएगा। और साथ ही साथ गैलिली सागर और हुला घाटी पश्चिम में है और इसी के साथ उत्तर में एंटी लेबनान पर्वत और माउंट हार्मोन स्थित है और वाडी रकात पूर्व में स्थित है। तो ये हमने इसकी सीमाओं के बारे में भी जान लिया। अब इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सामरिक महत्व के बारे में। तो गैलिली सागर जैसे जल स्रोतों को नियंत्रित करता है जो इजराइल की पानी की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ 1967 का 6 दिवसीय युद्ध, इजराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स के 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 1967 का जो 6 दिवसीय युद्ध हुआ था उसमें 1981 का विलय भी देख लेते तो इजराइल ने प्रभावी रूप से इस क्षेत्र का विलय कर लिया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मान्यता नहीं दी है। याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे मान्यता नहीं दी है। और 2024 के कब्जे के बारे में बात करें तो इजराइल ने क्षेत्र के शेष 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। तो ये तो हमने समझा गोलान हाइट्स के बारे में। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली प्लेस के बारे में, जिसका नाम है नाइजीरिया। आपको पता ही होगा कि आप जो जितने भी व्यूअर्स कंटिन्यू करते हैं, डेली हमारे चैनल पर आते हैं, उन्हें ये पता होगा कि नाइजीरिया को हमने पहले भी कवर किया है, लेकिन नाइजीरिया फिर किसी वजह से चर्चा में है। सबसे पहले हम जानेंगे कि चर्चा में क्यों है, फिर इसके बाद इसकी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण डेटा है उसको समझ लेंगे। तो ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक स्टेट द्वारा ईसाइयों को निशाना बनाने और मारने के बाद अमेरिका ने नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट पर हमला किया और इस लिहाज से ये जाना जरूरी हो जाता है। राजधानी की बात करेंगे तो अबुजा है। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, ये आपका नाइजीरिया हो गया। अब इसकी राजधानी है अबुजा। तो आप देखेंगे कि मैप में ये जो है अबुजा, ये यहाँ पर स्थित है नाइजीरिया में, जो कि इसका सबसे बड़ा शहर है। राष्ट्रीय भाषाओं की बात कर ले तो यहाँ पर हौसा, इग्बो और योरुबा भाषाएं बोली जाती हैं। सरकार यहाँ पर संघीय राष्ट्रपति गणराज्य है। स्थलीय सीमाएं जो इंपॉर्टेंट है वो हम समझ लेते हैं। तो ये रहा आपका नाइजीरिया, पश्चिम में बेनिन से लगता है। जब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रहा पश्चिम में बेनिन से लगता है और इसी के साथ उत्तर में ये नाइजर से लगता है। ये रहा आपका नाइजर, उत्तर में नाइजर से लगता है। पूर्व में ये आपका चाड से लगता है और इसी के साथ पूर्व में ये कैमरून से भी लगता है। तो ये रहा कैमरून। तो इससे 4 सीमाएं टच होती है। अब समुद्री सीमा की भी बात कर लेते हैं। तो अटलांटिक महासागर की गिनी की खाड़ी दक्षिण में स्थित है। ये आप देखेंगे अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर की गिनी की खाड़ी में दक्षिण में समुद्री सीमा लगती है किसकी? नाइजीरिया की। अब इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समझ लेते हैं। तो 220 मिलियन से अधिक की आबादी के साथ यह अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और विश्व का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? नाइजीरिया। अब आप बताइएगा कि विश्व के 6 जो अधिक आबादी वाले देश हैं उनके अगर आपको नाम पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब इसी के साथ तेल जो है वो नाइजीरिया की कुल निर्यात आय का 90% से अधिक और सरकारी राजस्व का 70% से भी अधिक हिस्सा प्रदान करता है। और अगला है नाइजीरिया एक बहुसांस्कृतिक समाज है जहां पर 250 से अधिक जातीय समूह हैं और इसमें से 3 जो सबसे बड़े समूह है वो है हौसा, फुलानी, योरुबा और इग्बो। साथ ही साथ आपको बता दें कि विशेष रूप से युवाओं में उच्च बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई जो अस्थिरता और सामाजिक अशांति में योगदान देती है। यहाँ यानी कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है यहाँ पर उच्च बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली और अंतिम प्लेस के पर, जिसका नाम है काला सागर। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे इसके संदर्भ के बारे में। तो हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने चेतावनी दी कि काला सागर के बढ़ते समुद्री जलस्तर से लगभग 160 मिलियन लोग जोखिम में पड़ सकते हैं। यानी कि हाल ही में एक रिसर्च की गई जिसमें ये सामने आया कि काला सागर में जो समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है उससे लगभग 160 मिलियन लोग जोखिम के खतरे में आ सकते हैं। तो अब इस लिहाज से भी ये प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप मैप में देखेंगे तो ये रहा आपका ब्लैक सी का एरिया।
स्थान की बात करते हैं दक्षिण पूर्वी यूरोप में है और आप यहाँ पे देखिए तो ये आपका दक्षिण पूर्वी यूरोप है। सीमाएं की बात कर लेते हैं तो बुल्गारिया ये रहा आपका, और इसी के साथ अगला आता है रोमानिया, तो रोमानिया ये रहा आपका। अगला है आपका यूक्रेन, यूक्रेन से लगता है तो ये रहा आपका यूक्रेन, साथ ही साथ रशिया से लगता है, और इसके अलावा जॉर्जिया से लगता है, इसके अलावा तुर्की से लगता है ब्लैक सी, और भूमध्य सागर से भी ये संपर्क इसका देखने को मिलता है। साथ ही साथ बोस्फोरस से मरमारा सागर और डार्डानेल्स के माध्यम से भूमध्य सागर से इसका संपर्क होता है, किसका, काला सागर का। साथ ही साथ नदियों की बात कर लेते हैं तो यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है डैन्यूब, निस्टर, नीपर, डॉन, रियोनी और सर्दन बग, ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, ब्लैक सी की प्रमुख नदियाँ हैं। अब इसी के साथ कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समझ लेते हैं। तो जो ब्लैक सी का एरिया है वो एक रणनीतिक महत्व भी रखता है, रणनीतिक सैन्य महत्व रखता है, और रूस यूक्रेन संघर्ष और नाटो के हितों के संदर्भ में ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। साथ ही साथ समुद्री प्रदूषण, यूट्रोफिकेशन और अत्यधिक मछली पकड़ने से ब्लैक सागर का पारिस्थितिक संतुलन भी खतरे में है। इसके अलावा व्यापार, मत्स्य पालन और पर्यटन को समर्थन देता है कौन, ब्लैक सी, और साथ ही साथ ऊर्जा परिवहन मार्गों के लिए भी ये स्थल जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। रूस और यूक्रेन अमेरिका की मध्यस्थता से काला सागर में हमले रोकने पर सहमत हुए। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी स्थलों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।